दैट इज क्वेश्चन. जावा को ही क्यों सीखना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क अबाउट इज जावा. कुछ बोलोगे कि मैम जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऐसे घिसी पिटी लाइंस आप बोलते बैठोगे कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा सिक्योर है. करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या था, जावा इज सिक्योर. यहाँ पे एक मिनट, पहला पॉइंट आपने क्या कहा था कि जावा इज सिक्योर. करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड वन इज व्हाट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी सही है. थर्ड पॉइंट, जावा इज रोबस्ट. इन सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के. फिलहाल तो पॉइंट्स आप नोट डाउन करके लीजिए. व्हाट, जावा इज सिक्योर, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज रोबस्ट, जावा इज इंटरप्रेटर. जावा इज इंटरप्रेटर, जावा को आप इंटरप्रेटर भी बोल सकते हो. फिफ्थ पॉइंट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट, जावा इज डायनामिक. जावा इज डायनामिक. सिक्स्थ पॉइंट इज दैट जावा इज मल्टी थ्रेडेड. जावा इज मल्टी थ्रेडेड. अब ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम सीखेंगे और भी बहुत सारे फीचर्स है जावा के बारे में. क्यों जावा सीखना है, मतलब पाइथन भी सीखा जा सकता है. पाइथन इज आल्सो बेस्ट लैंग्वेज. बट अभी के अभी अगर आपको जॉब की ज़रूरत है इंडस्ट्री में, देखो बहुत सारे इन्फोसिस वगैरह हैं, TCS है, कैपजेमिनी, उनमें जावा को ही यूज़ किया जाता है. मतलब एग्जैक्टली जावा के ऊपर ही प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, ठीक है. तो हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. वाई जावा इज सिक्योर, वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज अ रोबस्ट. मतलब अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जावा क्यों सिलेक्ट किया, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है जिसको इससे पहले जावा के बारे में कुछ पता नहीं था, उसको पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपने जावा ही क्यों सिलेक्ट किया. पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में है, वाई नॉट पाइथन, जावा ही क्यों. इसलिए उसका आंसर आपके सामने यहाँ पे होगा कि जावा को हमने पहले कहा था कि जावा इज सिक्योर लैंग्वेज. जावा इज सिक्योर लैंग्वेज. मैं ऐसा नहीं कहती कि पाइथन सिक्योर नहीं है, बट जावा सिक्योर क्यों है ये बता रही हूँ, ठीक है. वाई जावा इज सिक्योर, बिकॉज ऑफ सम पॉइंट्स, दैट इज उप कंसेप्ट. दैट इज उप कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दैट उप? उप इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहेंगे. पी मतलब प्रोग्रामिंग होता है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इस उप कंसेप्ट की वजह से ही जावा को सिक्योर कहा गया है. एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये वर्ल्ड है या फिर ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर नॉन लिविंग थिंग होते हैं, करेक्ट है, लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग वगैरह होते हैं. ये टेबल है, ये ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे कैसे हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है. लिविंग बीइंग हो गया है, फिर नॉन लिविंग बीइंग हो गया, ये सारे कैसे हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब जावा का कोड हम रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं. जावा का कोड हम क्या कर पाते हैं? रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं. इसलिए जावा को कहा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब उप कंसेप्ट होता है. मतलब क्या होता है यहाँ पे? उप कंसेप्ट होता है, ठीक है. तो उप कंसेप्ट के अंदर भी हम 4 पिलर्स को सीखेंगे. उप कंसेप्ट के अंदर हम सीखेंगे 4 पिलर्स के बारे में हम सीखेंगे. तो कौन कौन से 4 पिलर्स होते हैं? पहला होता है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन. यहाँ पे पहला होता है एनकैप्सुलेशन. सेकेंड वन इज दैट इनहेरिटेंस. जो भी IT बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं उनको पता होगा ये एग्जैक्टली ये पॉइंट्स क्या होते हैं. बट जिनको पता नहीं है वो हम सीखेंगे इन डिटेल एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है.
थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्शन। ये जो 4 पिलर है, इन 4 पिलर के मदद से ही हम जावा को सिक्योर बना पा रहे हैं। जावा सिक्योर क्यों है? इन 4 कंसेप्ट की मदद से, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन की मदद से ही ये सारे जो सारे पिलर्स किस लिए यूज होते हैं? जावा को सिक्योर बनाने के लिए होते हैं। सो व्हाई जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज? बिकॉज ऑफ दिस उप कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस 4 पिलर, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन 4 पिलर की मदद से जावा को सिक्योर लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट जो हमारा था, पर कौन सा था हमारा पॉइंट? वो एक मिनट, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा? पाइथन इज आल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट हम जावा के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया। अब जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने से पहले आपको पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है एग्जैक्टली? इंडिपेंडेंट जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा डिपेंडेंट क्या होता है। तो अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की लैंग्वेज देखा जाए तो वो सी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है वो? सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब सी को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों कहा गया है? ये जो ड्रॉबैक है डिपेंडेंट का, इसको ओवरकम कैसे जावा ने किया है उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, अब देखो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे लिखती हूँ प्लेटफॉर्म, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों कहा गया है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये सी की फाइल है, ठीक है, टेस्ट करके मैंने एक फाइल का नाम दिया है .c करके, हमने यहाँ पे सी की फाइल बनाई। अगर आप देखो यहाँ पे .c ही क्यों लिखा है? क्योंकि आपने टेक्स्ट फाइल देखी होगी, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है। आपने PDF देखा होगा, .pdf करके उसका एक्सटेंशन होता है। उसी तरह अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो अगर कोई भी फाइल का नाम लिख दो, सपोज एग्जाम्पल करके मैंने टेस्ट लिखा है, टी कैपिटल टेस्ट लिखा है .c, तो उसका एक्सटेंशन हमें .c से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हम सी का लैंग्वेज सीख रहे, करेक्ट है। तो यहाँ पे .c करके मैंने एक फाइल बनाई एंड इसके अंदर सी का कोड लिख रहे हो आप, समथिंग सी का कोड लिख रहे हो, सी का सोर्स कोड वगैरह लिख रहे हो, ठीक है। तो सी लैंग्वेज जो होता है उसके अंदर जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हो वो डायरेक्टली एक ही स्टेप में होता है। कौन से स्टेप में होता है? वो एक ही स्टेप के अंदर उसका एग्जीक्यूशन होता है, 1 स्टेप। मतलब सी का कोड, सपोज मान लीजिए मेरा लैपटॉप जो है वो विंडोज़ का है, ये यहाँ पे लिखते हो विंडोज़। मेरा लैपटॉप किसका यूज़ कर रहा है? विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहा है, विंडोज़ का OS यूज़ कर रहा है। मतलब सी का कोड एक स्टेप में एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। मतलब जो भी हमने फाइल में लिखा है वो डायरेक्टली सिंपली हमारे विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो जाएगा, हमारे विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रहा है। मतलब ये सी का लैंग्वेज विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा है मैंने। अब विंडोज़ प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे एक मशीन होती है, हर एक विंडोज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS होता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी एक प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी एक कोड कर रहे हो, उसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत लगती है हमेशा। कोई भी जो फाइल्स वगैरह होती है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। यही हेल्प करता है सब कुछ करने के लिए, ठीक है। तो विंडोज़ हमारा हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये सी का कोड डायरेक्टली रन हुआ है। ये सी का कोड क्या हुआ, डायरेक्टली रन हुआ है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हुआ है। करेक्ट है। मतलब अगर हमने इसी सेम फाइल को test.c फाइल को अगर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके रन किया, सपोज यहाँ पे लिनक्स है, लिनक्स कहेंगे या फिर कोई भी अनदर प्लेटफॉर्म, मैक जैसे प्लेटफॉर्म होते, उसके ऊपर अगर यही सेम कोड मैंने रन करने का ट्राई किया तो यहाँ पे यह सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइल हमने कहाँ पे पहले रन की थी, कहाँ पे बनाई थी, पहले विंडोज़ के ऊपर बनाई थी। इसका मतलब क्या, ये फाइल, ये सी का कोड सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डिपेंड है। क्या होता है, डिपेंड है। मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है, सी लैंग्वेज एक ही स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि रन हो रहा है विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका मतलब सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है। एंड हमने अब क्या देखा था, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा था। तो जो जावा के फादर है, जावा के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ जावा, दैट इज जेम्स गॉसलिंग। हु इज फादर ऑफ जावा, दैट इज जेम्स गॉसलिंग इज द फादर ऑफ जावा। उन्होंने देखा कि सी का जो भी लैंग्वेज है वो डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से रन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो एक स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहा था उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो स्टेप्स के अंदर, उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो स्टेप्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट करेंगे जावा को। ठीक है। सी लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो बेसिकली और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो विंडोज़ का हमने देखा था, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को एक ही लैंग्वेज पता होती है, उसको ABCD नहीं आता, उसको जावा नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता होती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज, उसको क्या पता होता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या, 0-1 की भाषा, 1100 समथिंग, ये वाली लैंग्वेज उसको सिर्फ पता होता है समथिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो भी सी का कोड एग्जीक्यूट हुआ है इस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। करेक्ट है। सी के अंदर जो भी आपने यहाँ पे लिखा था, जो भी आपका कोड था, सपोज सी लैंग्वेज समथिंग ऐसे कुछ भी लिखा है, उस कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। मतलब इसलिए भी वो क्या कहता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहता है। एक ही स्टेप में वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो जेम्स गॉसलिंग, जैसे हमने कहा था कि फादर ऑफ जावा, करेक्ट, जेम्स गॉसलिंग, उन्होंने क्या किया, जो एक स्टेप है उसको कन्वर्ट करते हैं दो स्टेप के अंदर। ठीक है। अब वो कैसे, देखो इधर कि अब हमारे पॉइंट में आते हैं कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है। ठीक है। अब देखो, वैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपने जावा का कोड लिखा है। ठीक है। वही हमारी फाइल का नाम है test.java। अब इसका एक्सटेंशन कौन सा आएगा, .java करके एक्सटेंशन आएगा। क्यों, जैसे हमने बोला था कि सी का कोड सेव करना है तो .c इस एक्सटेंशन से सेव करते, उसी तरह अगर जावा का कोड आपको सेव करना है किसी भी फाइल के अंदर तो उसका एक्सटेंशन कौन सा होगा, .java करके होगा। ठीक है। अच्छे से ड्रॉ करते, यहाँ पे एक टेस्ट, फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मेरा नाम भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ आपका नाम लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। test.java करके एक फाइल बनाए, तो हम भी क्या करेंगे, एक इक्लिप्स करके एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम कोड को लिखना है या फिर कोड को टाइप करना होता है। ठीक है। तो जो भी हमने फाइल बनाई है उस फाइल के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, या फिर लो लेवल कोड भी कहते हैं, लो लेवल कोड। ठीक है। जो भी हम इस फाइल के अंदर लिखते हैं, मतलब जो भी हमने आपको कहा कि ग्रामर लिखना होता है जावा का, वो सारा कैसा होता है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड या फिर लो लेवल कोड कहते हैं। तो जेम्स गॉसलिंग, इन्होंने क्या किया था कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ OS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का है। किसका है, विंडोज़ का है। जैसे मैंने कहा था कि दो हिस्सों में उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। पहला हिस्सा मतलब क्या, यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन,
कंपाइलेशन मतलब जावा का कोड पहले कंपाइल होगा बाद में रन होगा। बट सी का हमने क्या देखा था, वो डायरेक्टली रन हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट जावा का कोड कैसा होता है, पहले कंपाइल होता है उसके बाद में क्या होता है, रन होता है। तो बेसिकली कंपाइलेशन में क्या होता है, रन में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब पहले कंपाइल करेगा। अब कंपाइल करने के लिए कोई तो भी होना चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए या फिर एक कोई तो बंदा होना चाहिए कंपाइल करने के लिए, वो होता है कंपाइलर। वो होता है कंपाइलर। जावा का कोड पहले कंपाइल होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है या फिर कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, इतना समझो फिलहाल के लिए। कंपाइलेशन पहली स्टेप होती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत लगती है। एंड इसका काम क्या होता है, टू चेक ग्रामर, मतलब सिंटैक्स चेक करने का काम इसका होता है कंपाइलर का। सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा एग्जाम में, अगर इंग्लिश पेपर होता है तो इंग्लिश में आपको ग्रामर ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, जहाँ पे इज़ लिखना है, जो भी कुछ सेट में ए लिखना है, द लिखना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी तरह अगर जावा का कोड का ग्रामर चेक कर रहा है तो कंपाइलर चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कोड है पहले, तो पहली स्टेप कंपाइलेशन होती है। कौन करता है, कंपाइलर करता है। तो पहली स्टेप यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंपाइलर, जो कि कोड को कंपाइल करता है। तो ये जो हमारा सोर्स कोड था इसको कंपाइलर ने कंपाइल किया एंड एक यहाँ पे फाइल जनरेट की। क्या किया, हमारे सोर्स कोड को कंपाइलर ने कंपाइल किया एंड एक फाइल जनरेट की। उस फाइल का नाम होता है test.class फाइल। कौन सी फाइल होती है, test.class फाइल। मतलब देखो ना, पहले test.java फाइल थी, उसको कन्वर्ट किया गया test.class फाइल के अंदर। किसने किया, कंपाइलर ने किया। किसने किया, कंपाइलर। तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज यूज ऑफ कंपाइलर, तो आपको कहना है कि कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट .java फाइल इनटू .class फाइल। कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट .java फाइल इनटू .class फाइल। तो ये सोर्स कोड होता है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड मतलब .java फाइल के अंदर आपने सोर्स कोड लिखा था, इस कोड को कन्वर्ट किया जा रहा है बाइट कोड के अंदर। किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, तो बाइट कोड ऐसी लैंग्वेज होती है ना, वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, मतलब इस कोड को ह्यूमंस रीड नहीं कर पाते। इस .class फाइल में जो भी कोड आप देखोगे उसको हाई लेवल कहा जाता है या फिर मशीन लेवल कहा जाता है। मशीन लेवल मतलब ह्यूमंस उसको आसानी से रीड नहीं कर पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, कंपाइलेशन तो हो गया, अब क्या आ रहा है, रन पोजीशन आ रहा है। तो जैसे कंपाइलेशन कंपाइलर ने कंप्लीट किया, उसी तरह रन करने के लिए यहाँ पे एक होता है JVM करके। अब JVM का फुल फॉर्म क्या है मैम, उसको क्या कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम सीखेंगे एग्जैक्टली रन कौन करता है, तो ये JVM करता है। ठीक है, कंपाइल तो हो गया, यहाँ से फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा किसकी मदद से, JVM की मदद से। एंड यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज पता होता है। यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज वगैरह ऐसे लिखती हूँ, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो बीच का रास्ता जेम्स गॉसलिंग इन्होंने क्या ढूंढा कि .java फाइल को कन्वर्ट किया जा रहा है .class फाइल के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड या फिर बिकॉज ऑफ दिस .class फाइल, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब वाई, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कि अगर इस फाइल को अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाए, फॉर एग्जांपल मैक है या फिर लिनक्स है, इस प्लेटफॉर्म की अगर आप लेके जाते हो तो यहाँ पर भी वो आसानी से रन हो जाता है। सी लैंग्वेज में नहीं होता था। सी लैंग्वेज में क्या होता था, डायरेक्टली कोड रन होता था किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, करेक्ट है।
मतलब ये विंडोज़ के ऊपर रन होता था। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि जावा का कोड हमने विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन किया, फिर भी अगर हमने बाइट कोड को मतलब इस सिर्फ डॉट क्लास फाइल को लेके गए मैक के अंदर फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो वहाँ पर भी ईजिली रन हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सबको क्लियर है क्या कि जावा, वाई जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि थर्ड फीचर है जावा का कि आपको जावा क्यों यूज़ करना है, ये हमारा क्वेश्चन था, करेक्ट है। तो उसका थर्ड पॉइंट ये है कि जावा इज़ अ रोबस्ट, जावा इज़ अ रोबस्ट। जावा को रोबस्ट अब क्यों कहा गया, वाई जावा इज़ अ रोबस्ट? रोबस्ट अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो वो होता है स्ट्रॉन्ग, वो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। जावा को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों कहा गया है? क्योंकि जावा के पास होता है गार्बेज कलेक्टर। जावा के पास क्या है? गार्बेज कलेक्टर है। अब गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या? इसका शॉर्टकट है जीसी, मतलब गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर होता कहाँ पे है इसको भी हम देखेंगे। बेसिकली ये होता है जेवीएम के अंदर, हम जेवीएम को इन डिटेल सीखेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर होता है जेवीएम के अंदर, इसका यूज़ क्या है मैम? तो मान लीजिए सी लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने सी का कोड लिखा है, सी का कोड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सी के अंदर समथिंग आपने लिखा होगा, एक वेरिएबल लिखा होगा। वेरिएबल मतलब क्या? सपोज एक इंफॉर्मेशन लिखिए जो यूजलेस है। सी के अंदर क्या होता है कि जो भी समथिंग आप कोड लिखते हो लाइन टू लाइन, एंड इसमें से ऐसे कुछ लाइन होते हैं जो यूजलेस है, उसका कुछ काम नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से कोड लिखना पड़ता है। मतलब आप एक कोड लिखते हो, उसको ही लिखते लिखते जान निकल जाती है आपकी, एंड आपने क्या किया कि उसमें से एक जो लाइन है उसको डिलीट करने के लिए फिर से एक कोड लिखना पड़ता है। मतलब झंझट है यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर। उसी को ओवरकम किया है जावा ने, जो कि गार्बेज कलेक्टर ने किया, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? जो भी यूजलेस कोड है जावा के अंदर, ये जावा की फाइल है, जो भी यहाँ पे यूजलेस कोड होता है उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है गार्बेज कलेक्टर एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। सो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है? जो भी जावा के अंदर यूजलेस कोड या फिर अनवांटेड कोड है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके फाइन। तो ये गार्बेज कलेक्टर जेवीएम के अंदर होता है, ऐसे मैंने आपको कहा था, ओके। इसका काम क्या होता है? यहाँ पे लिखती हूँ इसका काम, इट डिटेक्ट यूजलेस और अनवांटेड डाटा फ्रॉम कोड एंड it detect useless of unwanted data from the code automatically and destroy them okay, that is the definition of garbage collector. तो गार्बेज कलेक्टर काम कैसे करता? गार्बेज कलेक्टर के पास होता है एक मेथड जिसका नाम है system.gc मेथड। system.gc मेथड इसलिए ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर के पास क्या होता है? system.gc होता है, ये मेथड होती है। अब ये मेथड क्या करती है कि ऑटोमेटिक जावा के अंदर आ जाएगी, जावा फाइल के अंदर आ जाएगी, जो भी यूजलेस कोड है उसको डिटेक्ट करेगी एंड डस्टबिन में थ्रो कर देगी, फिर डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। So why Java is a robust? Because of this garbage collector. Because of this garbage collector, Java की मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या? एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट को कि आपके हिसाब से किस लैंग्वेज की मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी है? सी लैंग्वेज की अच्छी है मेमोरी मैनेजमेंट कि जावा लैंग्वेज की अच्छी है मेमोरी मैनेजमेंट? तो उसने आंसर दिया था कि मैम जावा की मेमोरी मैनेजमेंट सबसे अच्छी है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जावा के पास क्या है? गार्बेज कलेक्टर, जो कि सी के पास नहीं है, इसलिए जावा की मेमोरी मैनेजमेंट सबसे अच्छी होती है, ठीक है। ये समझा क्या सबको कि वाई जावा इज रोबस्ट? बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज कलेक्टर। इनफ, दैट इज द आंसर, करेक्ट। सो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट,
जावा इज मल्टी थ्रेडेड। जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। अब ये मल्टी थ्रेडेड एग्जैक्टली होता क्या है, इसका काम क्या है जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का, उसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक जावा का कोड लिखा है, फाइल का नाम मैंने लिखा demo.java। ठीक है, एंड इस फाइल के अंदर आपने समथिंग कोड लिखा है। सपोज आप यहाँ पे एडिशन का कोड लिखना चाहते हो, मतलब समथिंग नंबर को ऐड वगैरह करना चाहते हो तो एडिशन का कोड लिखोगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कोड लिखना चाहते हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखना चाहते हो। ठीक है, एंड ऐसे सपोज कीजिए कि एडिशन का कोड करने के लिए आपको 5 मिनट लग रहे हैं। अब इतना मिनट नहीं लगता, सपोज करने के लिए बोला है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कोड लिखने के लिए आपको फिर से 5 मिनट की ज़रूरत लगी है। मल्टीप्लिकेशन रन करने के लिए फिर से 5 मिनट की ज़रूरत लग रही है। इसका मतलब क्या, एक फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 15 मिनट लगाने पड़ रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? मतलब एक फाइल के अंदर एडिशन का कोड है 5 मिनट, सब्ट्रैक्शन 5 मिनट, मल्टीप्लिकेशन 5 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट वेस्ट हो रहे हैं आपके। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। करेक्ट है? तो जावा ने उसका सोल्यूशन ढूंढा है। क्या किया कि एडिशन का कोड चल रहा है ना इस 5 मिनट के अंदर, तो साइड बाय साइड सब्ट्रैक्शन को भी चालू कर दो ना। करेक्ट है, साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन इस कोड को भी चालू कर दो, मतलब एक साथ तीनों कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो जहाँ पे 15 मिनट लग रहे थे वही 5 मिनट के अंदर आप तीनों को एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग अ मल्टी थ्रेडिंग। यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? थ्रेड। थ्रेडिंग मतलब सबसे पहले जानेंगे थ्रेड के बारे में। थ्रेड इज नथिंग, मान लीजिए प्रोसेस है, ऐसे सपोज कीजिए ये प्रोसेस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ये क्या एक प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस चलने के लिए, ये थ्रेड्स चलने के लिए आपको 15 मिनट लग रहे थे, वही मल्टी थ्रेडिंग क्या कर रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो वही 5 मिनट के अंदर आप सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इसको इन डिटेल जानेंगे। उसकी लाइफ साइकिल क्या होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, या फिर उसमें से कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे प्रैक्टिकली वगैरह। ठीक है, ये समझा क्या सबको कि वाई जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड एंड ये मल्टी थ्रेडिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जावा इज डायनेमिक। जावा इज डायनेमिक। अब जावा को डायनामिक क्यों कहा है? डायनामिक मतलब इसको वर्सटाइल लैंग्वेज कह सकते हैं। वर्सटाइल लैंग्वेज मतलब क्या, ऑल राउंडर, ऐसा हम कह सकते हैं। जावा को डायनामिक क्यों कहा है? क्योंकि हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर डबल एप्लीकेशन क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, या फिर स्टैंड अलोन, तो जावा के अंदर हम डायनामिक जैसे वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। दैट्स वाई जावा इज डायनामिक या फिर वर्सटाइल लैंग्वेज, ऑल राउंडर होती है वो। ठीक है, एंड 6th पॉइंट अगर देखा जाए, जावा इज इंटरप्रेटर। जावा इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। जावा को इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों कहा गया, उसको हम सीखेंगे JVM के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एग्जैक्टली जावा को इंटरप्रेटर क्यों कहा है, उसका जो रनिंग पोजीशन होता है जावा का कोड, वो इतना स्पीड क्यों है, फिर उसको इतना अच्छा क्यों कहा गया जावा को, इसलिए हम सीखेंगे JVM के अंदर। ठीक है।